हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ। सर इस बार हमारा क्या टॉपिक है? सर इस बार है हमारी अकाउंटिंग थ्योरी। बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे सर थ्योरी का रिवीजन करा दो, तो सर आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 सेशन लेके बात करेंगे। सारी अकाउंटिंग मतलब जितनी भी हमारी अकाउंटिंग की थ्योरी चैप्टर है हमारे फाउंडेशन में, उन सबको हम वन बाय वन उठाएंगे और खत्म करेंगे। सबसे पहला सेशन जो आज होने वाला है सर, उसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक्स की। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने कर दिया है अकाउंटिंग बेसिक की आज के सेशन में। फिर अगले सेशन में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, ये बिजनेस एंटिटी क्या है, गोइंग कंसर्न क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार में उठाएंगे और डिटेल में रिवाइज कर डालेंगे। तीसरे में सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, इसके बारे में अच्छे से बात करके चलेंगे। फिर आएगा हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी, छोटा सा सेशन होगा बट मजेदार होगा। और 5वां सेशन, द आखिरी सेशन, कंटिजेंट एसेट लायबिलिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर क्या मिलेगा क्या ये 5 सेशन आपके देखने के बाद? सर इन 5 सेशन के बाद आप गारंटीड मेरे से 8 से 10 नंबर अपने एग्जाम में सीए फाउंडेशन में क्रॉस दैट इज पक्के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक नहीं 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी में आते ही आते हैं, प्लस 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। वो सर उनमें से कुछ ना कुछ 8 से 10 नंबर का चैप्टर यहाँ से, टॉपिक यहाँ से बनता है। तो 5 सेशन 10 नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है सर? रेडी? हाँ जी बिल्कुल रेडी, क्या दिक्कत है? चलो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहली बात करते हैं कि सर अकाउंटिंग क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन तो यही आता है कि अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, तो 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि सर अकाउंटिंग क्यों। सर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, 2 चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। ये बात आपको बचपन से पढ़ाई जाती है। अगर मुझे किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है या किसी बिजनेस की चेक करनी है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो मुझे उस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है उससे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है। एक बार प्रोसेस समझ गए ना अकाउंटिंग का, तो ये क्या क्यों क्या सब कुछ खत्म होता है। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेस की। मेरी बात ध्यान समझना, जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो मैं आपके साथ बात करता हूं कि सर हमें प्रोसेस में कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन निकालना है तो ऐसे नहीं एक बार में निकलेगा, मुझे कुछ सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहला स्टेप कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन। आप देखो बिजनेसमैन पे डिपेंड करती है अकाउंटिंग, वैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेसमैन और बिजनेस अलग है, आगे जाके पढ़ाऊंगा। बट पॉइंट इज कि जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए तो हम कहते हैं भैया जो मालिक है वो कई सारी ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन भी कर रहा है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी कर रहा है, मैं ही अपने घर का खर्चे भी कर रहा हूं और मैं बिजनेस के खर्चे भी कर रहा हूं। मुझे कौन से खर्चों की बात करनी है, मुझे यहां पे किन बातों को ध्यान रखना है। तो आइडेंटिफाई करते हैं हम ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमें पर्सनल ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। बोले तो मैंने आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मैंने कहा सर मैंने एक एसी खरीदा तो मैं नंबर ऑफ एसी नहीं बोलूंगा कि मैंने एक एसी खरीदा, मैं बोलूंगा भैया वैल्यू कितने की एसी, कितने वैल्यू का मैंने खर्चा किया। तो सबसे पहला स्टेप होता था हमारा बचपन में आइडेंटिफिकेशन। एक बार मैंने सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, मैं उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि बिजनेस में इतनी ट्रांजैक्शन होती है हम सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम धीरे धीरे उन ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए अपने को पता है जनरल एंट्री, अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो जनरल में काम चल जाता है, और बड़ा है तो हमारे पास सब्सिडरी का बिजनेस चलता है, दैट इज सब्सिडरी बुक्स हम बनाते हैं। क्लियर है? हमने सारी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा। अब ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी हो गई, जनरल में रिकॉर्ड हो गई, सब्सिडरी में। उन ट्रांजैक्शन को हम तीसरे नंबर पे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई बोले तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम बनाएंगे ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप बनाएंगे ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन, जो एक जैसी ट्रांजैक्शन है उन सबके हम यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। कि भाई हमने सेल करी तो हमने एक बार सेल का ग्रुप बनाया कि टोटल सेल कितनी है, परचेज कितनी है, सैलरी कितनी पे करी, रेंट कितना पे किया। मतलब हर एक सिमिलर ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उनके ग्रुप बनाते जाते हैं। तो हमारे पास सबके ग्रुप बन जाते हैं। ये काम होता है लेजर्स के थ्रू। ये काम किसके थ्रू होता है, याद रखो
देखो लेजर्स के थ्रू। एक बार लेजर बन गए उसके बाद हम इन ग्रुप्स को समराइज करते हैं मेरे बच्चों, क्या करते हैं, समराइज करते हैं इन दी 5 टर्म्स कि भैया ये ग्रुप में से कौन से ग्रुप एसेट वाले हैं, कौन से ग्रुप लाइबिलिटी वाले हैं, कौन से ग्रुप कैपिटल वाले हैं, कौन से ग्रुप इनकम वाले हैं, कौन से ग्रुप एक्सपेंस वाले हैं। और ये काम करा जाता है ट्रायल बैलेंस में। ये काम किस में करा जाता है, ट्रायल बैलेंस में। और एक बार अगर समराइज हो गया तो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल चली जाती है बैलेंस शीट में, और इनकम और एक्सपेंस चले जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। और एक बार इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो पता चल जाता है क्या कमाया क्या गवाया, दैट इज प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और एक बार बैलेंस शीट बन के तैयार होगी, दैट मींस पता चल जाता है क्या है बिजनेस की पोजीशन। तो कहीं ना कहीं 4 स्टेप में, अभी और भी स्टेप है, काउंटिंग यही रुकती नहीं है, बट पॉइंट इज ये मेन स्टेप है जहां पे आप पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करते हो, दूसरे में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, तीसरे में आप उन ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्डेड है उन्हें सेग्रीगेट करते हो, ग्रुप्स बनाते हो ऑफ सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन को। और एक बार ग्रुप बन गए, बोले तो लेजर्स क्रिएट हो गए, तो उन लेजर को समराइज कर देते हो इन दी 5 टर्म्स, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। और ट्रायल बैलेंस के थ्रू फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल, दैट इज कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। ये अकाउंटिंग काम करती है। पर अकाउंटिंग इतने में ही नहीं रुकती। अकाउंटिंग कहती है एक बार बैलेंस शीट पीएनएल बन गई, सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के तैयार हो चुकी हैं, दैट मीन्स सपोज मैंने कहा आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया, आप पास हो या फेल हो ये तो आपका रिपोर्ट कार्ड बताएगा, बट खाली रिपोर्ट कार्ड में पास फेल नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड में और भी बहुत कुछ हो सकता है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, क्या इसकी पोटेंशियल है, क्या इसकी वीकनेस है। ऐसे ही हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के बाद, प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद उन्हें एनालाइज करते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 5। ये भी अकाउंटिंग में ही आता है। हम उन्हें एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भैया इनके बेसिस पे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉफिट लॉस जो है वो बेटर है, बेकार है, पिछले साल से कितने इंप्रूव हुए, हम कौन से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम रेवेन्यू कहाँ पर हो रहा है, कौन सा बिजनेस, हमारी 3 ब्रांचें, एक ब्रांच बंद करते हैं, 2 चलाते हैं, 2 ये लॉस मेकिंग ऐसे बंद करते हैं। दैट मीन्स सारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, डिसीजन लेने का काम कहाँ से होता है, 5th स्टेज में। और एक बार जब हम एनालिसिस और इंटरप्रेट कर लेते हैं कि इस बार मालिकों को क्या डिविडेंड देना है, क्या करना है, सब कुछ करने के बाद तब हम इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज लास्ट स्टेप, कि भैया हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, पब्लिक है, इन सबको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल 6 स्टेप में अकाउंटिंग काम करती है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी फॉर्म में आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना इन द ग्रुप्स, इन द लेजर, और उनके बाद समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करना। और एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गई तो उसे एनालाइज करना कि भैया ये जो है ये कैसे, क्या रिजल्ट्स हैं इसके, क्या बेटर हो सकता है, इंटरप्रेट करना, बोले तो डिसीजंस लेना, और उन डिसीजंस को फाइनली कम्युनिकेट कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर्स में, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने स्टेक होल्डर है उनको कम्युनिकेट कर देना। यही हमारी प्रोसेस है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जल्दी देखो, ये मैंने एक बार जल्दी से रिवाइज कराई क्विक से आपको। अगर मैं दिखाऊं तो हमारी ये रहा, हाँ जी, प्रोसेस में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, डिटेल मैंने आपको क्लास में समराइज किया हुआ है, समराइजिंग। देखो यहाँ पर लेजर बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे जर्नल और सब्सिडरी बुक बनते हैं, यहाँ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई तो उसे एनालाइज करते हैं ताकि हम क्या ले सकें, डिसीजंस ले सकें। और एक बार एनालाइज मतलब वही एनालाइज और इंटरप्रेट करके ताकि उसके डिसीजंस ले सकें। और लास्ट इज कम्युनिकेट कर दें, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी उनके यूजर्स हैं, रेशियोज के मदद से, प्रॉफिट लॉस की मदद से, बैलेंस शीट की मदद से उसे कम्युनिकेट कर दें टू द यूजर, टू द स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस। बात समझ आ रही है सर? और इसी को डेफिनेशन में भी पढ़ोगे तो डेफिनेशन भी यही मिलेगी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। एक साल की फाइनेंशियल जो कैरेक्टर के, एक साल की जो फाइनेंशियल ईयर के जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, इवेंट हैं, उन सबको समराइज करना, क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग है। साथ ही साथ उन्हें उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना कि आप उनसे क्या समझ पा रहे हो, उनसे क्या डिसीजंस ले पा रहे हो। दिस इज द अकाउंटिंग। बात समझ आ रही है? कितना आसान है, नॉर्मल। अच्छा, मैं आगे एक और बात करता हूँ, ध्यान से। रिवीजन थोड़ा सा मेरा फास्ट चलेगा, ठीक है, तो आप भी थोड़ा ध्यान देंगे। आ जाओ मेरे साथ में, अगली बात करते हैं।
अगली बात क्या करेंगे सर? अगली बात मैं करूंगा सर, हमारे अकाउंटिंग में टोटल 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 6। अगर आपने ध्यान से देखो तो 6 स्टेप हैं। और पता है मैं क्या बोलता हूं, अगर स्टार्टिंग के ये 3 स्टेप की बात करूं, इन 3 स्टेप की, तो इन्हें हम लोग नाम दे देते हैं बुक कीपिंग। ओ मतलब अकाउंटिंग में अगर बात करूं तो ये 6 के 6 स्टेप अकाउंटिंग है। इन 6 के 6 स्टेप को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। पर डेली बेसिस पे काम होता है, आइडेंटिफाई होता है, रिकॉर्डिंग होता है, लेजर्स बनते हैं। ये डेली बेसिस का काम है, ये रूटीन वर्क है। इस रूटीन वर्क को कहते हैं हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जर्नल की बुक बना रहे हैं, सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, लेजर बुक बना रहे हैं। पर समराइजिंग इज नॉट अ डेली रूटीन वर्क, इट इज अ वन डे, मतलब दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होती है। तो सर अपना जो बुक कीपिंग है वो डेली रूटीन वर्क है। तो इसमें 3 स्टेप आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। बट इसके बाद के जो 3 स्टेप है वो अकाउंटिंग होते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी आपके पास आ जाता है कि बुक कीपिंग कौन सा कॉन्सेप्ट है। सर बुक कीपिंग नैरो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि सारी ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लो। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकालना, बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को निकाल के बताना। बुक कीपिंग जो जनरली यूज करते हैं वो लोग यूज करते हैं इंटरनल यूजर। अभी ये इंटरनल एक्सटर्नल कौन होते हैं अभी बात करूंगा, लेकिन अकाउंटिंग को इंटरनल भी करते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं। तो देखो एक बार जल्दी से मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे एक और बढ़ाता हूँ फटाक से। आज जो मेरे साथ में मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने मीनिंग पढ़ ली, प्रोसेस पढ़ ली, अभी आते हैं यूजर्स पे, अभी आते हैं कहता है ट्रांजैक्शन इवेंट पे, अभी आते हैं और यहाँ पे बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग की बात करेंगे हम तो यहाँ पे जो है बुक कीपिंग में 3 स्टेप आते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। इसमें एडिशन टू बुक कीपिंग समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग भी आता है। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। पहले बुक कीपिंग होता है फिर अकाउंटिंग होता है। ये रूटीन वर्क है, ये एनालिटिकल और प्रोफेशनल करते हैं डेफिनेटली। ये जूनियर हमारा छोटा मोटा अकाउंटेंट वगैरह कर लेता है, बट यहाँ पर आपको चार्टेड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। इनका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालना। ये जनरली बिजनेस में यूज होता है, जो बिजनेस में इंटरनल लोग हैं वही यूज करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल जो हैं, एक्सटर्नल बोले तो आउटसाइडर, वो अकाउंटिंग की ही बात करते हैं, उनको बुक कीपिंग नहीं दी जाती है। ठीक है सर, कुछ लोग बोलते हैं हमें अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं? अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग? भाई एक तो सबसे बड़ा फायदा कि हमें देखो इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, सबको दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं है, और सबको अब अगर हम कोई सिस्टमैटिक तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो वो मिस आउट हो सकती हैं। हमें अकाउंटिंग जनरल या सब्सिडरी बुक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। दिस इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालने में हेल्प करती है, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में हेल्प करती है, हमें एनालाइज करके रैशनल डिसीजन, इंटरप्रेट करके रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है, हमें बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन देखने में लगती है कि हमारा बिजनेस कितना स्टेबल है, हमारे पास एसेट्स हैं भी नहीं है, उन एसेट्स की वैल्यू है भी नहीं है, क्या हम लाइबिलिटीज से इतने ज़्यादा डूबे तो नहीं है कि हमारे को कल को अंधकार दिख रहा है कि हम पेमेंट कर भी पाएंगे, बिजनेस चला भी पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, शॉर्ट टर्म कैसी है, ये सारी बातें कौन बताता है? हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट में अंतर क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा, ट्रांजैक्शंस मतलब होता है जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। मतलब मैंने कहा सपोज मैंने ये फोन खरीदा, मैंने आपको पेमेंट करी, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट लाइबिलिटी में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन है। अब पॉइंट इज, मैंने ये फोन खरीदा तो ये मेरी ट्रांजैक्शन है। मैंने ये 50,000 का फोन खरीदा और मैंने ये आपको 70,000 में बेच दिया, मतलब मैंने 50,000 का खरीदा, फोन आया, एसेट आई, फिर मैंने ये 70,000 का बेच दिया, ये गई, दैट इज ये दोनों ट्रांजैक्शन है। बट पॉइंट इज, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से रिजल्ट क्या हुआ? 50,000 की चीज खरीद के मैंने 70,000 में बेची, 20,000 का फायदा। दिस इज इवेंट, रिजल्ट ऑफ आउटकम, दैट इज आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनका आउटकम ही बेसिकली क्या है? आपका इवेंट है। आप पूरे साल ट्रांजैक्शन करते हो, जो अल्टीमेट आपका क्लोजिंग स्टॉक बनता है वो कोई ट्रांजैक्शन करने से नहीं बच रहा है, वो ट्रांजैक्शन को जब आपने अल्टीमेट पूरी ट्रांजैक्शन करा तो उनका आउटकम जो निकल के आता है वो आपका क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है? अगर आप बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मैं एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को काम कर रहा हूँ, मतलब अपने बिजनेस के अंदर ही काम कर रहा हूँ, तो वो प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ, रिजर्व। लेकिन जब आउटसाइडर हो गया, जैसे मैं गुड्स खरीद रहा हूं, मैं किसी को कस्टमर को सेल कर रहा हूं, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, ये सब काम आ गए, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कहा यूजर्स। यूजर्स को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। देखो इंटरनल यूजर क्या है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। जनरली हमारी कंपनी के ओनर्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉय, ये लोग हम जनरली इन्हें कंसीडर करते हैं कि इंटरनल है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको एम्प्लॉयज को एक्सटर्नल माना गया है। वैसे जनरली आप ये मानोगे दो लोग आपके इंटरनल में डेफिनेशन में आएंगे, एक तो आपके ओनर जो आपका मालिक है, वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ है, दैट इज वो, और मैनेजर जिस पे बिजनेस चल रहा है, दैट इज वो। ये दोनों आपके क्या है, इंटरनल यूजर माने जाते हैं, ठीक है। बाकी जो आउटसाइडर है आपके बिजनेस में, जो आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर है, जो आपको पैसा लगाना चाहता है, आपके क्रेडिटर, आपके बैंक्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे आपने लोन ले रखा है, गवर्नमेंट, आपकी कॉम्पिटिटर, आपका रिसर्चर जो आपके ऊपर रिसर्च कर रहा है, आपके रेगुलेटर जो आपकी आरबीआई है, आपके ऊपर एडा लग रहा है, आपके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन लग रही है, कुछ भी अगर आपको कोई रेगुलेट कर रहा है, सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये सारे लोग क्या है आपके लिए एक तरह के एक्सटर्नल है। मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके लोग बैठे हुए हैं तो वो है ओनर और मैनेजर, और आउटसाइडर हैं तो वो कौन है, एक्सटर्नल यूजर। सर हर किसी का कुछ ना कुछ बिजनेस से यूज, दैट इज अकाउंटिंग से यूज पड़ता है। जैसे कि ओनर को अपना प्रॉफिट चाहिए, मैनेजर को अपने कहीं ना कहीं बिजनेस के मैनेजमेंट को देखना है कि भैया बिजनेस मैनेज हो रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन स्मूथली चल रही है नहीं चल रही। इन्वेस्टर रिटर्न देखना चाहता है, क्रेडिटर आपकी प्रॉफिट्स देखना चाहता है, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन देखना चाहता है, बैंक्स वगैरह आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन देखना चाहती है, गवर्नमेंट को अपने टैक्स से मतलब है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहता है, एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी से मतलब है, कहीं ना कहीं बोनस से मतलब है, वो आपके प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं। हर किसी को बिजनेस की किसी ना किसी चीज से, दैट इज अकाउंटिंग से यूज है, इसीलिए हम बोलते हैं ये क्या है, अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। आ रही है बात समझ में? मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, रीजन इज क्योंकि सर ये ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं हमने थोड़ा पॉइंट इस कि अपना रिवीजन है तो थोड़ा सा स्पीड मेरी मेंटेन रहेगी, और कुछ ऐसी पॉइंट भी हैं जो आपके बहुत बेसिक्स पॉइंट है, इनको मैं आराम से थोड़ी जल्दी में कवर कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हमारे यूज़र्स यहाँ पे ख़त्म हुए। मैंने आपके साथ क्या क्या बातें कर ली, मैंने आपके साथ बात कर ली कि सर मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, यूज़र्स क्या है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट क्या है आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन नॉर्मल है, अगर आपको देखा जाए कि आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को, जो भी आपकी पास परफॉर्मेंस वगैरह उसे आप मेज़र करते हो, फ्यूचर के कहीं ना कहीं आप अपने रेशियोज़ वगैरह फॉरकास्ट वगैरह करते हो, ये सब आपके फंक्शन है। फंक्शन आप रीड कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं। सर ब्रांचेस और सब फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग के टाइप्स, अगर मैं सिंपल बोलूं, अकाउंटिंग कितनी तरीके की है, तो अकाउंटिंग सर समंदर है, इसमें घुसोगे ना तो आप डूबते ही रहोगे। आराम से समझना। सबसे पहले अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को निकालना। क्लियर है? ये आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और उसको इंटरप्रेट करने में काम करती है। इनका एंड प्रोडक्ट, ध्यान समझना, ये ट्रू एंड फॉल्स में आता है, इनका एंड प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है। क्लियर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, जिनका मेन काम है कि सर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना और उस कॉस्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना आपका मेन पार्ट है, कि आपकी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट क्या है और कितना खर्चा हो रहा है, उससे फायदा कितना है और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को मैनेज करते हो। ठीक है, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का ही नेक्स्ट वर्जन है। आप कॉस्ट को जब कंट्रोल करने के लिए टेक्निक यूज करते हो तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये भी आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। क्लियर है? इंटरनल, दैट इज जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट है, वो इसे यूज करता है ताकि वो कम से कम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के काम चल सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये जनरली आपको नहीं दिखती, बट इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ जैसी कंपनीज होती हैं उनको कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि भैया कंपनीज को कुछ % खर्चा करना पड़ेगा अपने जो भी आसपास की सोसाइटी उन पर। क्लियर है? और जो भी सोसाइटी के लिए वो कुछ और बेटर कर सकते हैं तो उनको हर साल कुछ अकाउंटिंग के लिए, दैट मीन्स वो उन खर्चों को ऐसे यूज करती हैं ताकि उनका मैक्सिमम सोसाइटी की तरफ फंड जाए। दैट इज, अगर मेरे को 2% अपने प्रॉफिट का खर्च करना है तो मैं उस 2% का ऐसा यूटिलाइजेशन करना चाहूँगा ताकि मेरी सोसाइटी में अच्छे से अच्छे ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी इंकर्ड करती है कॉस्ट ताकि उन्हें सोशल बेनिफिट क्रिएट हो सके।
ह्यूमन रिसोर्सेज सर, जो भी कंपनी एम्प्लॉय लाती है उन एम्प्लॉय को हर साल इंसेंटिव देती है, एचआरए देती है, कंपनी उनके लिए अलग अलग स्कीम निकालती है ताकि उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। क्लियर है? तो उनके लिए भी वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाते हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट करते हैं। ये सब भी कहाँ आती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आता है। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करना, बस मैं एक बार रीड करा रहा हूँ कि सर ये क्या है। ठीक है, आगे आओ, लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन से पहले हम आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। सर अकाउंटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है एक्रूरल बेसिस और एक होती है कैश बेसिस। अगर मैं बात करूं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूरल बेसिस। अगर मैं बात करूं कि एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग क्या है, सर जिस अकाउंटिंग को आप फॉलो करते हो कि सर कोई भी इनकम एक्सपेंस है वो अगर मेरे करंट ईयर से रिलेट करती होगी, चाहे वो कैश में पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, चाहे वो उसकी पेमेंट अभी आई है, पिछले साल आई है या आगे आएगी, सर अगर वो मेरे करंट ईयर से बिलोंग करती है तो वो रिकॉर्ड होगी, चाहे कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। लेकिन जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया ऐसी की तैसी वो कब से रिलेट करती है, ये हमें बताइए, पैसा कब आया है। अगर इस साल आई है तो इस साल रिकॉर्ड होगी, अगले साल आएगी तो अगले साल रिकॉर्ड होगी। ऐसे ही खर्चा, अगर इस साल मैंने पेमेंट करी है तो इस साल का खर्चा, अगले साल का तो अगले साल का खर्चा। दैट मीन्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूरा का पूरा काम करता है कैश फॉर्म पे। क्लियर है? लेकिन एक्रूरल कैश पे नहीं काम करता, वो रिलेशन पे काम करता है कि मेरी ट्रांजेक्शन किस ईयर से रिलेट करती है। अगर मेरे करंट ईयर से रिलेट करती है तो करंट ईयर में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहां पर कॉन्सेप्ट आता था, आप पढ़ते हो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ही पढ़ते हो। क्लियर है? एक्रूरल और कैश बेसिस की अगर मैं बात करूं तो सर एक्रूरल अकाउंटिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें, सर जो हम लोग फॉलो करते हैं वो एक्रूरल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। और एक्रूरल अकाउंटिंग में मैं आपसे पूछता हूं कि सर आपके सामने दो ट्रांजैक्शन हुई, एक कैश में एक क्रेडिट में। क्लियर है? अगर दैट इज कहीं ना कहीं मैंने कहा भाई मैंने इस साल सामान बेच दिया, लेकिन इस साल सामान बेच के इस साल पैसा नहीं आया, पैसा अगले साल आएगा, तो क्या वो मेरे इस साल की कमाई नहीं है? मेरी कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है नहीं है, लेकिन एक्रूरल बेसिस कहती है। क्लियर है? तो आपको मोर लॉजिकल कौन सा लगता है? ऑफ कोर्स एक्रूरल बेसिस, क्योंकि वो कैश पे नहीं जाता, वो जाता है भैया दैट इज रिलेशन में, कि वो किस ईयर से रिलेट करती है। अगर मेरे करंट ईयर में सामान बिका है तो वो मेरी करंट ईयर की कमाई है, पैसा तो मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो सर यहाँ पे कुछ बातें होती हैं कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करता है एक्रूरल में, लेकिन अगर मैं कैश बेसिस की बात करूँ तो वहाँ पे कैश, इसमें हम लोग जनरली करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो कैश में हो रही हो चाहे वो क्रेडिट में हो रही है। यहाँ पर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसे कोई भी वर्ड्स पाए नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे तो भैया कैश आया तो इनकम, कैश गया तो खर्चा। यूजर्स जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, वो ओनली कैश बेस एक्रूरल बेसिस यूज करते हैं। प्रोफेशनल और स्मॉल वेंचर छोटे मोटे बिजनेस वगैरह है वो जनरली क्या यूज कर लेते हैं, कैश बेसिस, क्योंकि वो प्रॉपर अकाउंटिंग करने की सिचुएशन में नहीं होते। लीगल पोजीशन की बात करूं तो कंपनीज को एक्रूरल बेसिस ही फॉलो करना है, और कंपनीज कभी भी आपको अलाउ नहीं करती कि आप कैश बेसिस फॉलो करोगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बिजनेसेस जितनी भी कंपनीज है उनको एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये बात यहाँ पे किसने लिखी है? एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट ने लिखी है। क्लियर है? तो ये याद रखना पड़ेगा एक्रूरल बेसिस ऑफ। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, लिमिटेशन की बात हमने यहाँ पे बातें करी थी कि अकाउंट्स के फायदे भी हैं तो अकाउंट्स के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या क्या है? सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब सर आपको पता है अकाउंटिंग में कई सारी ऐसी चीज़ें जो एस्टिमेट पे काम कर रही हैं, लाइक सर डेप्रीशिएशन। आप जब डेप्रीशिएट करते हो एसेट को तो एस्टिमेट करते हो उसकी लाइफ, एस्टिमेट करते हो उसकी रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेट करते हो मेथड कि भैया किस मेथड को यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं ये एस्टिमेट आपके सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आप इनको अफेक्ट कर सकते हो। प्रोविज़न बनाते टाइम आप एस्टिमेट करते हो, तो सर ये एस्टिमेट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। और एक डीमेरिट है कि सर इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है। सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट होगा यहाँ पे, पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट, या मैनेजमेंट बोलूँ कि भैया उसकी पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेप्रिशिएशन का मेथड, कुछ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, दैट इज कहीं ना कहीं ये सारे जो एस्टिमेट के बेसिस हैं, ये हमारी अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है कि हमारी अकाउंटिंग कब कहीं ना कहीं जजमेंटल है।
थोड़ी बहुत चीज़ें जजमेंटल पे डिपेंड करती है। अकाउंटिंग बेस करती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हम जब एसेट को खरीदते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, जितने में हमने उसे खरीदा, मैंने कहा अगर एक मैंने लैंड खरीदी 20 लाख की, तो मैं उस लैंड को जब तक बेच नहीं दूंगा तब तक वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 लाख की ही आएगी, भले ही उसकी 5 साल बाद मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की हो गई। बात समझ आ रही हो? लेकिन अकाउंट्स कहता है नहीं, आप उसे किस पे दिखाओगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसे मार्केट वैल्यू पे शो नहीं कर पाते। ठीक है। द थर्ड लिमिटेशन, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। सर ये क्या है, ध्यान समझना बेटा। हम लोग पहले ही बात करते हैं कि जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं इन अ मॉनेटरी फॉर्म, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। आप आगे जाके एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे जो है मॉनेटरी, कहीं ना कहीं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसे आप मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि भैया मेरे मैनेजमेंट की क्वालिटी, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेरे एम्प्लॉयज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अकाउंटिंग का कभी पार्ट नहीं बनते। क्लियर है? तो अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को। ये टोटली बेस्ड है मॉनेटरी फॉर्म पे, हेंस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो इग्नोर किए जाते हैं। बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर लाइक रॉयल्टी, स्किल्स ऑफ पर्सनल। हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनकी क्या हमारे अगेंस्ट क्वालिटी है, वो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है एंटरप्राइजेस की, लेकिन फिर भी हम उनको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला डिसएडवांटेज एस्टिमेट है। एस्टिमेट यहाँ पे पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरा कॉस्ट पे बेस है, मार्केट वैल्यू को जनरली इग्नोर करता है। लेकिन अब ये थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग एसेट्स को रिवैल्यू कर सकते हैं, नए एएस के हिसाब से रिवैल्यू कर सकते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं समवेयर अभी भी ये बेस्ड है। दूसरा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, द आंसर इज यस। फोर्थ इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ विंडो ड्रेसिंग मतलब खिड़की को कपड़े पहनाना। कहने का मतलब क्या है सर? यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो अकाउंटिंग कौन करता, अकाउंटिंग किसके कंट्रोल में होती है? अकाउंटिंग जो कर रहा होता है वो हमारा अकाउंटेंट होता है, और अकाउंटेंट अल्टीमेट हायर कौन करता है? एम्प्लॉयर, मतलब बोले तो बिजनेसमैन। क्लियर है? तो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं अकाउंटेंट के थ्रू अकाउंटिंग को दैट इज मैनिपुलेट कर सकता है, जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ना दिखा के कुछ और दिखा सकता है। ठीक है ना? शो ऑफ वाली लाइफ कि भैया रियलिटी में कुछ भी हो रहा है, हाँ रियलिटी में हम बैठे मुंह बना के, लेकिन फोटो खींचना तुरंत स्माइल पास कर दी, लोगों को लग रहा है कितना खुश है। बट सर वही सिचुएशन यहाँ पर है कि बेटा कई बार हम अकाउंटिंग के कुछ ऐसे फैक्ट को हाइड कर लेते हैं, या फिर हमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो हम बेकार की फालतू की फेक सेल दिखाना शुरू कर देते हैं, फेक इनकम दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे अकाउंट्स कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट ट्रू। क्लियर है? इस पोजीशन को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अगर सिंपल बोलूं कि जो एक्चुअल पोजीशन है उसे ना दिखा के आप कुछ और पोजीशन दिखा रहे हो, दिस इज अ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे, इस तरीके से बदलाव करना दैट एक्चुअल फैक्ट और कंसील, जो सच है वो छुपा लेना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से दिखाना ताकि वो बेटर पोजीशन में दिखे। ऐसी सिचुएशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सर ऐसे तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सर इसीलिए तो हमारे पास एक शक्तिमान आता है, हाँ ऐसा करने के लिए। कौन ऐसा शक्तिमान? हम सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम ही क्या होता है? यही तो ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट समवेयर ये लिमिटेशन आपकी पाई जाती है, क्योंकि हम लोग भी कितना करेंगे यार, हम लोग भी 100% थोड़ी ना, हम भी सैम्पलिंग करते हैं, हम भी रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। कहीं ना कहीं इतना डिटेल में एक साल की अकाउंटिंग को चेक करने के लिए हमें एक साल नहीं मिलता, कुछ महीने मिलते हैं, उस महीने में हमें ओपिनियन देना होता है। तो हमारे पास भी लिमिटेशन है कि विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। नेट रिफ्लेक्ट फ्यूचर पोटेंशियल, ये आपकी नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर पोटेंशियल मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो पास्ट डेटा पे बनाई जाती है, जो हो चुका है उसके बारे में बता रहा है कि भैया आपका पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इस दिन तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये थी। व्हाट अबाउट फ्यूचर?
फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा सर, उसके बारे में अकाउंट्स कहीं ना कहीं बात नहीं करता। बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, जिस दिन आपकी प्रिपरेशन हुई है उस दिन की रिफ्लेक्ट करती है पोजीशन, नॉट द फ्यूचर डेट। जबकि यूजर जो इंटरेस्टेड होते हैं वो जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि भैया फ्यूचर में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है, उसके बारे में बात कौन करना चाहता है। क्लियर है? तो ये कुछ अकाउंटिंग की लिमिटेशन है जो आपको यहाँ पर करनी है। ये रोल आपको इंपॉर्टेंट है सर, आपको एक बार रीडिंग लेनी है इन रोल्स की, इनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, आप इन्हें रीड लोगे कि सर हमारी अकाउंटिंग में इनका रोल क्या है, कि भैया हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, स्टैचुटरी ऑडिट कहीं ना कहीं कंपनीज की जिसकी मैं बात कर रहा था वो की जाती है, इंटरनल ऑडिट कहीं ना कहीं कंपनी कराती है कि भैया जो इंटरनल कंपनी के कंट्रोल है ये मैनेजमेंट कराता है, ये बाहर की पब्लिक नहीं जाती, मैनेजमेंट देखना चाहता है कि हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, बाहर वाला स्टैचुटरी ऑडिटर तो आएगा ही आएगा रिपोर्ट देने के लिए, हम खुद भी देख लेना, क्या पता हमें जानबूझ के नहीं, गलती से हमसे गलतियां हो रही हो, उन गलतियों को पहले से ठीक कर लें ताकि वो टैक्सेशन, टैक्स का भैया टैक्स कैसे निकलेगा, कितना होगा, टैक्स के लिए क्या होगा, ये सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ यूजर्स हैं जिनके आपको करने हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। ये अकाउंटिंग का मैंने जल्दी से रिवाइज कराया। अगर मैं बात करूँ कि अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस कैसे काम करती है, यूजर्स कौन कौन है, ट्रांजैक्शन इवेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, और कहीं ना कहीं हमारी दैट इज बेसिक क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने कवर करा, इसमें रिवाइज कराया आपको, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और भी चैप्टर्स हम लोग आगे करेंगे जैसे कि मैंने डिस्कस किया है क्लास में, वो जल्दी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।